हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे अपन आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव भाग 4। यानी बेटे टॉपिक वही चल रहा है कि माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेटे प्रीवियस टॉपिक के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं कि इसमें अभी तक अपन ने सूक्ष्म जीवों को कहां कहां पर उपयोग किया है। तो बेटे याद रखना, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवी, यह आपको याद हो गया होगा। और इसमें यह भी याद करना है कि घरेलू उत्पाद बनाने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जिसमें मेन जीवाणु है बेटे लेब, LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैसिलस जीवाणु या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये थोड़ा सा अब या उसके अलावा इडली, डोसा, पनीर, मक्खन, ये बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बेटे मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवी। तो औद्योगिक उत्पाद में बेटे एक तो मादक पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में बेटे आपको याद रखना है कि कई प्रकार के रसायन, एंजाइम और एथेनॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवी। तो यह भी याद रखना कि बेटे बड़े बड़े नगर शहर के अंदर ये वाहित मल उपचार की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको उपचारित नहीं किया गया तो क्या देखने को मिलेगा कि आसपास का जो नाला है वह खराब हो जाएगा, या नदी है वह खराब हो जाएगी, तालाब है वह खराब हो जाएगा। तो उसके नीचे रहने वाले जंतुओं की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और वह नदी नाले जो है वह प्रदूषित हो जाएंगे। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए बेटे क्या किया जाएगा कि वाहित मल का भी उपचार किया जाता है, और यह उपचार इसमें मौजूद कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किया जाता है। जैसा आपको याद हुआ भी होगा बेटे कि ये जो सूक्ष्म जीवी है, ये सूक्ष्म जीवी इस वाहित मल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, उनकी खपत को कम कर देते हैं, उनको ये पचा जाते हैं और पचा करके एक तरह से उस जल को दूषित होने से बचाते हैं। उसके बाद में बेटे वो वाहित मल उपचारित कहलाएगा और उसके बाद में उसको नदी तालाबों में छोड़ा जाएगा। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने दो तरह का प्लान तैयार किया हुआ है बेटे। एक प्लान तो है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा प्लान है यमुना एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग क्या कर रही है गवर्नमेंट कि बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगा रही है सिटी के बाहर। तो वहां पर इस वाहित मल को बेटे पहले उपचारित किया जाएगा और उपचारित करने के बाद में इसे बेटे छोड़ा जाएगा, यानी नदी नालाबों में, तालाबों में, ताकि वहां पर बेटे ये प्रदूषण ना हो। तो यहां तक क्लियर। आज का बेटे हमारा टॉपिक होगा यहां पर, और ये टॉपिक हमारा रहेगा यानी बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवी। नंबर 4 पार्ट बेटे यहां पर रहेगा, और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवी। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है बेटे बायोगैस। फॉर्मूला में बता चुका हूं कि बेटे जो बायोगैस होगी यहां याद कर लेना। एक बार फिर मैं ले रहा हूं बेटे बायोगैस। तो बायोगैस यानी इसमें 3 होंगे बेटे, ये आपको याद रखना है। CH4 इसमें होगा, उसके अलावा बेटे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होगी, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। याद रखना है बेटे बायोगैस जिसमें मेथेन और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये मिलकर क्या बनाती है बेटे, बायोगैस बनाती है। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी हो सकती है, लेकिन बेटे मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 यहां पर देखने को मिलेगी। तो अब ये बायोगैस बेटे बनाई कैसे जाएगी, ये सारी की सारी चीजें अपन को देखना है। तो बेटे बायोगैस जो बनाई जाएगी वह घरेलू उत्पाद जो होते हैं ना, मवेशियों का गोबर, उससे बनाई जाती है। तो एक तरह से इसको आगे चलकर गोबर गैस भी कहने वाले हैं। अब गोबर गैस के लिए बेटे बड़े बड़े टैंक लिए जाएंगे, याद रखना, और टैंक में बेटे ये गोबर जिसको स्लरी अपन कहेंगे भर दिया जाएगा, स्लरी जिसको अपन कहेंगे, और उसके बाद में बेटे उस पर एक फ्लोटिंग ढक्कन लगा दिया जाएगा, और उसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं जो बेटे जब उस गोबर के अंदर
ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा, जब वो उसे पचाएंगे तो पचाने के दौरान बेटे जो गैस बनेगी वहां पर, उस गैस को बायोगैस कहा जाएगा। और उस गैस को भी पाइपलाइन से बेटे घरेलू के लिए या घरेलू यूज के लिए उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये ईंधन का एक मुख्य स्रोत माना गया है और कई गांवों में बेटे ये संयंत्र लगा लिए भी गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बायोगैस क्या होती है और किस तरह के। अब इसमें ध्यान रखना बेटे, क्योंकि इस बायोगैस में मेथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होंगे, यानी बेटे मेथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मेथेन होता है। तो मेथेन जो होता है बेटे, ये मेथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया से ये उत्पन्न होती है। तो ये भी याद करना कि बायोगैस बनाने में जिस जीवाणु का सबसे मुख्य योगदान होता है वो जीवाणु होता है बेटे, यानी जो है मेथेनोजेनेसिस। तो आइए बेटे इसके बारे में देखते हैं अपन। तो पहला पॉइंट मेरा है बायोगैस का, कि बायोगैस एक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मेथेन भी शामिल है और जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहां बेटे बायोगैस का जो मिश्रण है, तो इस मिश्रण के अंदर मैं फिर लिख देता हूं कि एक तो मेथेन होगी और CO2 होगा और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। तो बेटे याद रखना कि बायोगैस क्या है, तो शुरू में दे रखा है बेटे, यानी बायोगैस एक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, यानी बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। और इस मिश्रण में कौन कौन सी गैसें शामिल करे हुए आप, तो बेटे इसमें मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है। तो ये तीन गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें सबसे मुख्य है बेटे यहां पर दे रखे मुख्यतया। तो मुख्यतया कौन सी गैस रहेगी इसमें, मेथेन इसके अंदर शामिल होगी। वृद्धि और उपापचय, सेकंड पॉइंट आप देखिएगा बेटे कि वृद्धि और उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों के गैसीय उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो बेटे ये भी मैं आपको बता दिया था कि जब किसी भी पात्र में या किसी भी टैंक में, जब बेटे वहां पर मान लेते हैं कि वाहित मल के अंदर तो मानव का मलमूत्र था और बेटे गोबर गैस जो होगी उसमें मवेशियों का गोबर होगा, चाहे मलमूत्र हो या गोबर हो, उसमें मौजूद जो सूक्ष्म जीवी होंगे वो बेटे उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को पचाएंगे और जब उसको पचाएंगे तो पचाने के दौरान बेटे ये गैसें वहां पर उत्पन्न होती है। तो याद रख लें कि वृद्धि और उपापचय के दौरान जो सूक्ष्म जीवी है विभिन्न किस्मों की गैसीय उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जैसे यहां दे रखा है बेटे कि उदाहरण के लिए गीले आटे का किण्वन, तो यहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी बेटे, CO2 गैस उत्पन्न होगी। पनीर या चीज निर्माण तथा पेयों के उत्पादन में CO2 मुख्य गैस के रूप में उत्पन्न होती है। तो यहां पर आप देखो कि बेटे अगर गीले आटे का किण्वन करना हो, पनीर बनाना हो या फिर जो विभिन्न प्रकार के मादक पेय बनाते हैं, यहां तक कि बेटे जो कोको कोला होती है या पेप्सी होती है, अपन इसको हिला करके जब ढक्कन खोलते हैं तो बेटे प्रेशर के साथ में जो है वह उसके अंदर से गैस निकलती है। तो समझ लेना वह गैस कौन सी होती है, तो वह गैस भी CO2 होती है। देखो बेटे तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर मेथेन तो मुख्य गैस होती ही है, लेकिन मेथेन के अलावा भी और भी गैसें जो है सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होती है। और उनमें बेटे याद रखना, जैसे अगर गीले आटे का किण्वन करवाना हो, इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, पनीर बनाना हो, वहां पर उसके अलावा बेटे कई प्रकार के पेय पदार्थ जिसमें कोको कोला भी है ना, उसके अलावा पेप्सी वगैरह भी है, अगर ये पेय पदार्थ भी बनाते हैं तो वहां पर भी एक मुख्य गैस उत्पन्न होती है और उस गैस का नाम है CO2। तो बच्चों मैंने यहां पर आपको शुरू में तो ये बताया कि जो माइक्रोब्स होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बायोगैस, बायोगैस क्या है, तो बेटे क्या जवाब देंगे आप बायोगैस के बारे में, कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा किसी कार्बनिक पदार्थ को पचाने के दौरान उत्पन्न होने वाली जो गैस होती है उसे बायोगैस कहते हैं। बायो का माने क्या होता है, जीव होता है बच्चों, और जीवों के द्वारा ही जो गैस बनेगी उस गैस को आप कहोगे बायोगैस। ये तो पहला पॉइंट होगा। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है जिसमें मुख्यतया CH4,
CO2 और H2S होती है। और इन तीनों में से जो मेन गैस होते हैं बेटे बायोगैस के, उसका नाम होगा CH4। यहां तक क्लियर। ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं बेटे, ये गैसें कहां कहां पर, जो ढीला ढाला आटा है उसका किण्वन करवा दो तो फफोले के रूप में, जैसा आटा सड़ गया, जब उसको ऐसे करके देखते ना बेटे तो जगह जगह पर उसमें स्पेस नजर आते हैं, एयर स्पेस नजर आते हैं, तो समझ जाना ये CO2 के एयर स्पेस है ना। कई पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोको कोला, पेप्सी, तो बेटे इनमें हिलाने के साथ ही ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है जबरदस्त, या एकदम गैस के बबल्स ऊपर आते हैं, तो वो बबल्स जो ऊपर आते हैं वो भी कौन सी गैस है? CO2 गैस है। तो यहां तक आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए बेटा, कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज पदार्थ, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है बेटे, पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुछ बैक्टीरिया जो कहां उगते हैं? सेलुलोजीय पदार्थ, यानी बेटे ये क्या है? ये है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो याद रखना, सेल्यूलोज से संबंधित जो पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे बेटे, जैसे मान लेते हैं गाय का गोबर है, वह भी वनस्पति खाती है बेटे, तो जो जानवर वनस्पति के रूप में भोजन का इस्तेमाल करता है तो उसके मल में भी बेटे सेल्यूलोजिक पदार्थ होंगे, जैसे गोबर इसका मेन उदाहरण है बेटे। तो वहां पर क्या होगा कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायु रूप से उगते हैं और वहां वह CO2 और H2 के साथ साथ मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मेथेनोज जीवाणु कहते हैं। मेथेनोजन, याद रखना बेटे, इन जीवाणुओं को क्या बोलोगे? मेथेनोजन, मेथेनोजन जीवाणु कहते हैं। और इन्हें सामान्य जीवाणु का नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बायोगैस बनाने में या गोबर गैस बनाने में किन जीवाणुओं का सबसे ज्यादा उपयोग होगा? तो बेटे जिन जीवाणुओं का सबसे ज्यादा उपयोग होगा वह जीवाणु है मेथेनोजन जीवाणु, और मेथेनोजन जीवाणु में भी मेन होगा मेथेनोबैक्टीरिया। तो बेटे याद रखना कि एक बार ध्यान से समझो कि होता क्या है बेटे, कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो सेल्यूलोजिक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो वनस्पति से संबंधित रखते हो, वहां पर बेटे वह उगते हैं, वहां पर वो पाए जाते हैं, और पाए जाने के साथ ही बेटे वो उस ऑर्गेनिक मैटर को पचाएंगे, खाएंगे, तो वहां पर जो गैसें उत्पन्न होगी वह गैसों में CO2 होगी, H2 होगी, H2S होगी, और साथ में बेटे मेथेन होगी। और ये जीवाणुओं में जो सबसे मुख्य जीवाणु होगा जो सेल्यूलोजिक पदार्थों पर अवायु रूप से पाया जाएगा, उनका नाम होगा बेटे मेथेनोजेंस जीवाणु। और मेथेनोजेंस एक ग्रुप है बेटे, इसका मेन जीवाणु का नाम है मेथेनोबैक्टर। तो बच्चों याद कर लेना कि गोबर गैस में या बायोगैस बनाने में काम आने वाला मुख्य बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो मेथेनोबैक्टर या मेथेनोजेंस जीवाणु है। ये जीवाणु पक्षियों के प्रथम आमाशय, रूमेन, रूमेन का माने होता है बेटे आमाशय। देखिएगा कि जो क्या कहते हैं बेटे, केटल्स होते हैं, उन केटल्स के आमाशय के इस तरह से पार्ट होते हैं बेटे। तो ये तो पहला पार्ट तो होता है रूमेन, है ना। ये यहाँ पर होता है बेटे रेटिकुलम, ये एक होता है यहाँ पर रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद में ओमेजम, ओमेजम, और एक होता है एबोमेजम, एबोमेजम। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप तो याद रखना कि ये जो जीवाणु होते हैं ये पशुओं के रूमेन में भी पाए जाते हैं। तो रूमेन आमाशय का प्रथम भाग है। ये यहाँ पर 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो बेटे ये मवेशियों का आमाशय है। तो मवेशियों के आमाशय का जो पहला पार्ट होता है ये रूमेन होता है। तो ये रूमेन के अंदर भी ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
रूमेन में सेल्यूलोजीय पदार्थ की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है, क्योंकि बेटे आपको याद रखना है कि जैसे मवेशी है तो मवेशी घास फूस ही तो खाते हैं बेटे, है ना, घास फूस ये खाते हैं, तो ये खाने के साथ ही कहां जाकर उसे इकट्ठा करते हैं, उनके आमाशय में। तो आमाशय का जो पहला पार्ट होता है रूमेन, वहां पर ये बेटे इसे इकट्ठा करते हैं, और जहां सेल्यूलोजिक पदार्थ इकट्ठा रहेंगे तो वहां पर ये मेथेनोजन बैक्टीरिया भी पाया जाएगा। तो याद रखना, पक्षियों के अंदर बेटे ये जो पाया जाता है ये आमाशय के प्रथम भाग में पाया जाता है। रूमेन में ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पक्षियों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है बेटे कि याद रखिएगा कि जो पशु होते हैं, है ना, जैसे बकरियां हैं, भेड़े हैं, गाय हैं, भैंस है, बेटे इनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है, लेकिन मानव के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। याद कर लेना, मानव के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो बेटे जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं बेटे मवेशी, इनके आमाशय में ये जो सेल्यूलोज वाला मटेरियल होता है, घास फूस है, पत्तियां हैं, पेड़ पौधे की टहनियां हैं, जो भी ये बेटे खाते हैं, वनस्पति को खाते हैं, वो वनस्पति में बेटे क्या होता है, पादप है, और पादपों की सेल वॉल का मुख्य घटक क्या है बेटे, सेल्यूलोज। तो जितना ज्यादा वनस्पति पादप की पेड़ पौधों की पत्तियां होगी उतना ही सेल्यूलोज ज्यादा होगा। तो बेटे मवेशी जो होते हैं, पशु जो होते हैं, उनमें सेल्यूलोज वाला पदार्थ सीधा आमाशय के पहले भाग में जाकर इकट्ठा होता है, जहां पर ये मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटे, ये मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पर मौजूद सेल्यूलोज को तोड़ देते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। याद रखना बेटे, जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे टूटते टूटते सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाएगा। ग्लूकोज का बहुलक माना जाता है बेटे सेल्यूलोज को। तो ये ध्यान रखना, ये टूटेगा ओनली सेल्यूलोज के अंदर ही टूटेगा, क्योंकि ये उसके अंदर ग्लूकोज के अंदर टूटेगा, क्योंकि ग्लूकोज का बहुलक है ये। तो बच्चों याद रखना, एक बार रिपीट कर देता हूं कि रूमेन में ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ते हैं, अतः पशुओं में ये पोषण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों एक बार याद कर ले अच्छी तरह से, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटे सामूहिक रूप से ये जीवाणु मेथेनोजेन कहलाते हैं, यानी जो जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने का काम करते हैं, जो जीवाणु बायोगैस को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो बेटे ग्रुप में इन जीवाणुओं को क्या कहोगे, मेथेनोजन। लेकिन इन मेथेनोजन का भी सबसे मेन जो जीवाणु होगा, जो सबसे मुख्य जीवाणु होगा, उस जीवाणु का नाम है बेटे यानी मेथेनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, मेथेनोबैक्टीरिया। यहां तक मुझे क्लियर हुआ। फिर यहां पर सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पशु होते हैं बेटे, जो पशु होते हैं उनका एक आमाशय का पार्ट है रूमेन, वहां पर सेल्यूलोजिक पदार्थों का संग्रह होता है। तो उस भाग में मेथेनोजन बैक्टीरिया अधिक संख्या में पाए जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जब बेटे मवेशी जो हैं वह सेल्यूलोजिक पदार्थ को उस रूमेन के अंदर भर लेंगे, तो वहां पर पाए जाने वाला मेथेनोजन बैक्टीरिया उन सेल्यूलोजिक पदार्थों को तोड़ता है और तोड़ करके सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है। तो इस तरह से पोषण में भी ये बेटे मदद करते हैं। आगे देखिएगा, पशुओं का जो मल है, ये याद रखना बेटे, यानी पशुओं का जो मल है जिसको डंग, उसमें सामान्य गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। तो बेटे अब क्या होगा कि जो पशुओं के अंदर रूमेन था, उस रूमेन के अंदर मेथेनोजन थे, वहां पर सेल्यूलोज का हुआ डाइजेशन, और सेल्यूलोज के डाइजेशन से बेटे फिर उनका जो मल बना पशुओं का, उस मल को अपने क्या कहा, गोबर कहा, है ना। डंग, डंग का माने बेटे गोबर होता है। तो उस गोबर के अंदर भी मेथेनोजन्स बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होंगे, ये आपको याद रखना है बेटे। तो पक्षियों का जो मल है उसे डंग कहते हैं, जिसे सामान्य गोबर कहते हैं, उसमें इन जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो याद रखना बेटे,
प्रचुर संख्या में ये जीवाणु गोबर के अंदर मिलेंगे। यही कारण है बच्चों कि गोबर गैस या गोबर का जो प्रयोग किया जाएगा वह गोबर गैस बनाने में किया जाता है। और गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है, याद रखना, जो कि पशुओं के इस मलमूत्र यानी गोबर से बनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि पशुओं का जो आमाशय था उसके अंदर बेटे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया की प्रचुर मात्रा थी, वहां पर सेल्यूलोज को तोड़ा गया। उसके बाद में पशुओं का जो मल है, डंग, वह गोबर कहलाया। इस गोबर में बेटे इन मेथेनोजेन बैक्टीरिया की प्रचुर मात्रा मौजूद है। तो अब देखो आगे क्या होगा। गोबर में पादपों का सेल्यूलोज व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः क्या कहोगे बेटे, गोबर गैस। तो ये याद रखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटे बायोगैस, बायोगैस ऑब्लिक इसको याद रख लेना बेटे, यानी इसे आप गोबर गैस भी कह सकते हो। तो बायोगैस और गोबर गैस का जो फॉर्मूला है वो ये है बेटे, ये याद रखना। यानी क्या क्या आपको देखने को मिलेगा बायोगैस में, मेथेन, CO2, H2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। तो बच्चों याद रखना है कि जो गोबर में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, अतः इसका प्रयोग बायोगैस पैदा करने में किया जाता है, अतः इसे गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस में मुख्यतया CH4, CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, याद रखना आपका। यानी गोबर गैस में क्या होता है, तो गोबर गैस में CH4 होगी, CO2 होगी, हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगी। तो एक बार फिर देख लें बेटे, क्योंकि शुरुआत आपको पशुओं से करनी है। पशुओं का आमाशय होता है रूमेन, उस रूमेन में सेल्यूलोजिक पदार्थों का संग्रह होता है। तो बेटे उस रूमेन में मेथेनोजेंस बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो वहां पर उसके सेल्यूलोजिक पदार्थों को तोड़ देंगे। और पशुओं में इसके टूटने से बेटे जो मल बनेगा वह गोबर या डंग कहलाएगा। तो गोबर या डंग में यह सेल्यूलोज के टूटने से उत्पन्न कई तरह के कार्बनिक पदार्थ भी होंगे। अब बेटे इस पदार्थ के अंदर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, और ये बैक्टीरिया को जब गोबर को इकट्ठा कर लिया जाएगा एक पात्र में और उसे ढक्कन से ढक दिया जाएगा, तो बेटे वहां पर ये जीवाणुओं के आपस में शोषण से एक विशेष गैस बनेगी और उस गैस को कहा जाएगा बायोगैस। तो अभी अपन इसका संयंत्र भी देखेंगे कि किस तरह से बेटे बायोगैस का निर्माण होता है। तो यहाँ बायोगैस बनी, और बायोगैस चूंकि गोबर से बनाई जाती है तो इसे बेटे गोबर गैस भी कहते हैं। और गोबर गैस के अंदर जो मुख्यतः पाई जाती है वह CH4, उसके अलावा हाइड्रोजन, CO2 और H2S। इस गैस के बनाने में मुख्य बैक्टीरिया होगा मेथेनोबैक्टीरिया, और बैक्टीरियाओं का जो समूह होगा बेटे उस समूह को आप क्या कहोगे, मेथेनोजेंस कहोगे। यहां आप देखिएगा यह पशुओं के रूमेन यानी आमाशय में भी पाए जाते हैं। रूमेन में सेल्यूलोजीय पदार्थ, ये ध्यान रखना बेटे, जो रूमेन है उसमें सेल्यूलोजिक पदार्थ की एक बड़ी मात्रा मौजूद रहती है। रूमेन में ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुओं के डंग, जिससे सामान्यतः गोबर भी कहते हैं, ये जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों तो यहाँ आप देखिएगा ये गोबर गैस का एक संयंत्र है, यानी याद रखिएगा बेटे गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस को कैसे बनाया जाता है उसका संयंत्र है। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि गोबर गैस में आप देखोगे तो यहाँ से ये तो एक पात्र है, ये एक पात्र है, याद रखना ये बेटे एक पात्र है, और ये यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे बड़ा टैंक है। ये यहाँ पर एक टैंक है, याद रखना, और इस टैंक के ऊपर ये यहाँ पर लगा हुआ है चलायमान ढक्कन। ये यहाँ पर है चलायमान ढक्कन, ये याद रखना बेटे, ये चलायमान ढक्कन है। ये ढक्कन इसमें इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, ये आपको याद रखना है। तो पहले तो बेटे ये टैंक है, ध्यान रखना,
ये बहुत बड़ा टैंक है जहां पर इस गैस को या गोबर को इकट्ठा रखा जाएगा। ये याद रखना बेटे, यहाँ पर गोबर को इकट्ठा रखा जाएगा। तो इस जगह पर ये याद रखना। अब यहाँ पर ये गोबर है, उसके बाद में देखो बेटे यहाँ से डाला जाएगा गोबर, और यहाँ से गोबर डालने के साथ ही ये गोबर है बेटे, यहाँ से इसको डाला जाएगा और यहाँ से ये किस में आ जाएगा, ये संयंत्र में आ जाएगा। गोबर के साथ साथ यहाँ पर जल भी डाला जाता है, और इधर यहाँ पर जो है ये इकट्ठा होकर स्लज यहाँ पर बनेगा जिसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बेटे एक बार देख लीजिएगा कि एक तो बड़ा पात्र होगा, है ना, और इस पात्र में यहाँ पर कई सारे जीवाणु वगैरह प्रेजेंट होंगे जिन्हें डाइजेस्टर कहा जाएगा। क्लियर। उसके अलावा बेटे यहाँ पर ये ढक्कन होगा, और ढक्कन के ऊपर यहाँ पर ये गैसेस इकट्ठी होगी जिसमें CH4, CO2, है ना, H2, और साथ में क्या होगा बेटे, H2 जिसे इस पाइपलाइन के माध्यम से बेटे ये यहाँ पर घरों में भेज दिया जाएगा। तो एक बार अच्छे, और बचा हुआ जो पार्ट होगा वो बेटे यहाँ पर आकर इस जगह पर इकट्ठा होगा, और यहाँ से बेटे फिर उसको आगे ले लिया जाएगा। तो आप देख ले कि इस तरह से गोबर गैस का एक संयंत्र है। डायग्राम आ सकता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो ये बड़ा पात्र बनाना आप, ये बड़ा पात्र, और इस बड़े पात्र के अंदर यहाँ से बेटे ये छोटा टैंक होगा, इसमें पहले गोबर को डाला जाएगा। याद रखना, डायरेक्ट यहाँ ऊपर से नहीं डालते, यहाँ से बेटे गोबर और जल मिलाया जाएगा, यहाँ से गोबर और जल यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर जब ये इकट्ठा होगा बेटे तो इसके अंदर कई सारे डाइजेस्टर हैं, यानी इसको पचाने वाले हैं, और इसके ऊपर बेटे ये ढक्कन लगाया जाता है जिसको गैस होल्डर भी कहते हैं, और ये चलायमान होता है। चलायमान का माने ये है कि बेटे ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे जैसे बेटे यहाँ पर ये जीवाणु जो है इस कार्बनिक पदार्थ गोबर को पचाएंगे तो बेटे यहाँ पर गैस उत्पन्न होगी, और जैसे जैसे गैस उत्पन्न होगी वैसे वैसे गैस होल्डर ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, और गैस इसके अंदर यहाँ पर इकट्ठी होती रहेगी बेटे, और इस गैस को इस पाइप के माध्यम से बेटे घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, जो कि एक तरह से ईंधन के रूप में या बेटे जो है भोजन पकाने के रूप में इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो एक तरफ तो छोटा चेंबर होता है जिसमें गोबर जल को डाला जाता है, ये बड़ा चेंबर होता है जहां पर गोबर इकट्ठा होता है, और यहाँ से इसका फर्मेंटेड होता है बेटे, यहाँ पर जीवाणु उसको डाइजेस्ट करते हैं। बचा कुचा सलज इसमें रखा जाता है जिससे यहाँ से हटा दिया जाता है, या फिर बेटे ये जो सलज होता है इस सलज का जो यूज है वह खाद्य या फर्टिलाइजर में कर दिया जाता है। तो और जो गैस बनती है वह गैस होल्डर में इकट्ठी होती रहती है, तो ये ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चला जाता है, और बेटे फिर ये जो गैस होल्डर है यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, इस पाइप से गैस को जो है घरेलू उत्पाद तक या घरेलू तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर इसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये गोबर गैस संयंत्र है। तो बेटे ये गड्ढा होता है, ध्यान रखना, ये एक बड़ा गड्ढा होता है जो लगभग 10 से 15 फीट तक का भी हो सकता है का गड्ढा। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये यहाँ से ये पहले जमीन में गड्ढा बनाया जाता है ना, तो ये गड्ढा है जहां पर गोबर को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर इसके ऊपर बेटे ढक्कन होता है। तो देखना कई गांवों में बेटे ये संयंत्र लगे होते हैं। तो आइए देखेंगे, इसकी जानकारी लेते हैं। तो बेटे यहाँ देखो आप कि बायोगैस एक टैंक जो 10 से 12 फीट गहरा होता है, इसमें अपशिष्ट संग्रहित कर एवं गोबर की करदम स्तरी भरी जाती है। यानी बेटे इसमें या तो अपशिष्ट बोल दो या फिर गोदम की जो स्तरी है यानी गोबर है बेटे वह भरा जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या किया जाएगा बेटे कि बायोगैस संयंत्र में, यानी बायोगैस संयंत्र में सबसे पहले तो बेटे ये 10 से 15 फीट ये गड्ढा बनाया जाएगा, याद रखना, और इस गड्ढे में विशेष चेंबर के माध्यम से बेटे क्या भर दिया जाएगा, इसमें गोबर भर दिया जाता है। तो गोबर और जल मिलकर एक स्लरी बनाते हैं बेटे, एक घोल बनाते हैं, याद रखना। तो वह इस गड्ढे के अंदर भर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख लें कि बायोगैस संयंत्र एक 10 से 15 फीट गहरा होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और गोबर की जो करदम है या स्तरी है वह भर दी जाती है। यहां तक क्लियर? भर दिया बेटे अपन ने। अब क्या होगा, इस करदम के ऊपर, करदम यानी गोबर की जो स्लरी है, गोबर और जल मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है बेटे, पेस्ट बनाया जाता है, उसको कहते हैं करदम यानी स्लरी बोला जाता है इसे। तो अब इस करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण
टैंक में गैस बनती रहती है। तो बेटे ये भी आपको याद रखना है कि इसके ऊपर यहाँ पर ये ढक्कन रखेंगे, ये ढक्कन है, ध्यान रखना। इस ढक्कन की विशेषता ये है कि बेटे ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन, सचल ढक्कन का माने कि यह ढक्कन बेटे क्या होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो सचल ढक्कन रखा जाता है और साथ में इसके अंदर अब यहाँ पर स्लरी आ गई, करदम यहाँ पर आ गया। तो करदम में बेटे जो सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता बढ़ती जाती है और सक्रियता के कारण वहां टैंक में क्या बनती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक बार और समझ लें कि बायोगैस में सबसे पहले बेटे 10 से 15 फीट एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में गोबर और जल से बनी हुई एक स्लरी जिसको करदम कहते हैं वो भर दी जाती है। फिर उस करदम के ऊपर बेटे एक सचल ढक्कन लगाया जाता है जो चलायमान होता है। और फिर क्या होगा कि उस करदम के अंदर बेटे डाइजेस्टर मौजूद है, कई प्रकार के मेथेनोजन बैक्टीरिया मौजूद है। तो बेटे वो उस पर क्रिया करेंगे और क्रिया करके वहां पर वह गैस उत्पन्न करेंगे। तो बेटे ये गैस बन जाएगी। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। अब यहां पर बेटे ये बायोगैस से यहां पर ये निकास होगा, ये निकास होगा, ये यहां पर पाइप से जुड़ा हुआ रहता है। तो बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। यानी बेटे ये ढक्कन होता है यहाँ पर और इस ढक्कन के साथ ही एक पाइप लगा होगा और बेटे ये जो पाइप होगा इस पाइप के माध्यम से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। तो एक बार फिर देख ले बेटे, बिल्कुल सिंपल सा संयंत्र है, ये बिल्कुल सरल सा संयंत्र है कि पहले यानी एक 10 से 12 फीट का गहरा गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे में बेटे गोबर और जल से बना हुआ जो करदम होगा वो उसमें भर दिया जाता है। उसके भरने के बाद में उसे चलायमान ढक्कन से ढक दिया जाता है। उसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं बेटे, वह सूक्ष्म जीवी वहां पर बायोगैस उत्पन्न करेंगे, ये याद रखना। उसके बाद में बेटे वो जो संयंत्र है उसमें एक निकास होता है जो पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और उस पाइप से बेटे यानी आसपास के जो घर होते हैं वहां पर बायोगैस को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये बायोगैस जो है आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। अब देखो उपयोग की गई करदम दूसरे निकास के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है जिसका उपयोग फर्टिलाइजर में किया जाता है। जैसा बेटे इधर की तरफ जो मिलेगा ना स्लज, उसको स्लज यानी अपशिष्ट पदार्थ। तो बेटे बायोगैस के बाद में क्या होगा कि जो करदम होगा ना वो दूसरे निकास द्वारा बेटे एक और निकास होता है जहां पर इसको निकाला जाएगा। तो ये बाहर कर दिया जाएगा जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है या फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो बेटे गोबर भरा था टैंक के अंदर, एक तो गैस बन गई, वो तो काम में ले ली गई है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे जिसे सलज कहा जाएगा बेटे, तो उसे बाहर निकाल करके दूसरे टैंक में पहुंचा दिया जाएगा और फिर उसका उपयोग जो है खेतों के अंदर डाल दिया जाएगा जहां पर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में उसका उपयोग मिलेगा। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, ये भी आपको पता है बेटे। कोई सिटी में तो जानवर कम ही पालते हैं लेकिन गांव में बेटे यहाँ पर जो जानवर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ओबियसली है कि गोबर की मात्रा भी क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। तो गांव के अंदर गोबर की मात्रा बड़ी मात्रा में मिलता है जहां पशुओं को पाला जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है बेटे कि सिटी की तुलना में जो गोबर गैस का उपयोग होता है ना ये बेटे गांव में ज्यादा होगा। कारण उन्हें कच्चे मटेरियल के रूप में जो रॉ मटेरियल है ना बेटे गोबर, वह गांव में आसानी से मिल जाता है, गांव के अंदर यह आसानी से मिल जाता है। तो बेटे ये याद रखना है कि गांव में गोबर बड़ी मात्रा में मिलता है क्योंकि वहां पर पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र को अधिक बनाया जाता है। यानी बेटे याद रखना कि बायोगैस प्लांट जो लगाए जाते हैं ना वह सिटी की तुलना में, शहर की तुलना में गांव में ज्यादा लगाए जाते हैं। इसका कारण बेटे मैंने आपको क्या बताया कि गांव के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में गोबर
प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि गांव के जो निवासी होते हैं हर घर में बेटे वहां पर गाय भैंस वगैरह पशु होते हैं, पशुओं को वो पालते हैं, तो बेटे पर्याप्त मात्रा में वहां गोबर मिल जाएगा। तो हर कोई बेटे इसको लगा सकता है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है कि बहुत बड़े संयंत्र लाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, कुछ नहीं। एक गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे के अंदर बेटे गोबर भर दिया जाता है, उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है और एक पाइप लगा दो, है ना। तो सिंपल सा संयंत्र है, कोई भारी भरकम फैक्ट्री नहीं है, तो हर गांव का ग्रामीण बेटे इसको लगा सकता है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बेटे, गांव के क्षेत्र में गोबर गैस संयंत्र जो होते हैं ये सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं शहरों की तुलना में। उसके बाद में बेटे आप देखोगे कि उत्पन्न बायोगैस, अब ये याद रखना बेटे, उत्पन्न बायोगैस का जो प्रयोग है वह एक तो खाना बनाने में किया जाता है या प्रकाश पैदा करने में भी किया जाता है। क्योंकि बेटे आपको याद होगा कि गांव में बेटे कई दिनों तक बिजली भी नहीं जाती है ना, यानी बिजली नहीं जाती का मतलब बिजली नहीं आती है ना। यानी शहरों के अंदर तो बेटे कटौती कम होती है, लेकिन गांव के अंदर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, तो गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। तो बेटे वहां पर वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गैस है बायोगैस, ये खाना बनाने के अंदर फ्यूल के रूप में तो इस्तेमाल की जाती है। साथ में बेटे जो ऐसे बर्नर वाले गैस आते हैं जिनके अंदर बेटे ये गैस भर दे, जैसे ना लालटेन टाइप के आते हैं बेटे, तो उनके अंदर बायोगैस को भर करके और प्रकाश उत्पन्न करने में भी ये काम आती है। तो क्या क्या यूज है बेटे बायोगैस के, कि एक तो खाना बनाने में भी ये काम आती है और साथ में प्रकाश पैदा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी का विकास है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खाद्य और ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों से परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये भी आपको देखना है कि भारत के अंदर बेटे, भारत के अंदर ये जो बायोगैस का उत्पादन है, ये एक तो भारतीय एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, एक तो ये याद रखना, और एक खाद्य और ग्रामीण उद्योग, ये याद रखना बेटे, यानी ये बहुत बड़ा है, खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग, जो कि बेटे गांव में ये सक्रिय रहता है। तो इनके प्रयासों से गांव के अंदर बेटे बायोगैस का संयंत्र स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक बार और देख ले बेटे ध्यान से कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस बेटे सबसे पहले तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि बायोगैस क्या होती है तथा इसका नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए। ये मेजर क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटे आपको कैसे जवाब देना है कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से या सूक्ष्म जीवों के कार्बनिक पदार्थों के बेटे पचाने से जो गैस उत्पन्न होती है उसे बायोगैस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो जाएगा। बायोगैस जो है बेटे वह एक तरह से मेथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, और इसकी मुख्य गैस होती है वह मेथेन होती है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा याद रखना है बेटे कि जो बायोगैस होती है यह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके पचाने से उत्पन्न होती है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे याद रखिएगा कि बायोगैस जो है इसे गोबर गैस भी कहा जाता है ना, गोबर गैस भी कहा जाता है। कारण क्योंकि ये जो सेल्यूलोजिक पदार्थ होते हैं ना बेटे, जिसके अंदर गोबर वगैरह आता है, यहाँ पर जीवाणुओं का एक विशेष ग्रुप होता है जिसे मेथेनोजन कहते हैं। तो मेथेनोजन में एक मुख्य बैक्टीरिया है मेथेनोबैक्टीरिया, जो बायोगैस के निर्माण में मदद करते हैं। अब बेटे बायोगैस बनाने के लिए, यानी बायोगैस क्या है बेटे, ये मवेशी या जो पशु होते हैं ना उनके गोबर से बेटे ये गैस तैयार की जाती है ना, उनके गोबर से। क्यों? क्योंकि मवेशी के आमाशय का एक पार्ट होता है बेटे रूमन, उस रूमन के अंदर ये वनस्पति जो भी खाते हैं पशु को बेटे मांसाहारी तो होते नहीं है, पशु जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। तो इनके भोजन में अधिकतर क्या होगा, वनस्पति होगी, और वनस्पति होगी, पेड़ पौधों की पत्तियां होगी, टहनियां होगी। तो ये इनके आमाशय में जाकर इकट्ठी होती है, रूमन वाले भाग में जाकर ये इकट्ठी होती है। उसके बाद में इस सेल्यूलोजिक पदार्थ के टूटने से बेटे जो मल बनेगा उसे गोबर या डंग कहते हैं। तो इस डंग के अंदर भी बेटे यानी मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्मजीवी प्रेजेंट होते हैं। अब इस गोबर का प्रयोग गोबर गैस या बायोगैस बनाने में किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटे, एक बड़ा 10 से 15 फीट गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर गोबर और जल से बनी हुई स्लरी यानी बेटे जो है करदम जिसको कहते हैं वह भर दिया जाता है। फिर इसको ढक्कन से ढक दिया जाता है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया होगी और यहाँ पर बायोगैस उत्पन्न होगी। बायोगैस को बायोगैस होल्डर
होल्डर के अंदर रख दिया जाता है बेटे। और ये बायोगैस होल्डर ऐसा है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। फिर यहां से एक पाइप जोड़ दिया जाता है जहां पर इस गैस को बेटे घर घर पहुंचाया जाता है। एक और इसमें बेटे एक्स्ट्रा पाइप होता है जो अपशिष्ट पदार्थ को, सलज को वहां बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका प्रयोग फर्टिलाइजर या खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। ये जो बायोगैस होती है बच्चों, ये खाना बनाने में काम आती है और साथ में बेटे याद रख लीजिएगा कि ये जो है प्रकाश उत्पन्न करने के भी काम आती है। क्लियर। और गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेटे बायोगैस ज्यादा लगाई जाती है, बायोगैस संयंत्र ज्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन होता है और इस कारण से वहां पर गोबर की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। तो यहां तक आपको ये याद रखना है। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी बायोगैस संयंत्र। तो थोड़ा सा याद रखिएगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि बायोगैस क्या होती है, गोबर गैस क्या होती है, इसका संयंत्र कैसा होता है। तो डायग्राम बनाएं और एक एक चीज को आप लेबलिंग करके लिखें और ये आपको इसका यूज वगैरह याद रखें और एक इसका कंपोजिशन जरूर याद करना बेटे, भूलना मत कि बायोगैस किसका मिश्रण है और बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी है। तो मुख्य गैस का नाम याद रखना मेथेन है और इसमें काम आने वाले जो मुख्य बैक्टीरिया है वह मेथेनोजन है बेटे। और मेथेनोजन के अंदर भी जो मेन बैक्टीरिया होगा वह एक तरह से मेथेनो बैक्टीरिया होगा। ओके बेटे, तो इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।